नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। आज सीएम नीतीश कुमार की बैठक है। जल जीवन हरियाली को लेकर ये बैठक बुलाई है सीएम नीतीश कुमार ने। और आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो पटना से खबर, जहां पर सीएम नीतीश कुमार की बैठक होगी और जल जीवन हरियाली को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। और साथ ही बता दें कि जल जीवन हरियाली को लेकर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। तो पटना से खबर, जहां पर बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार की बैठक और जल जीवन हरियाली को लेकर सीएम नीतीश कुमार बैठक करेंगे। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता मरगूब आलम। मरगूब, जानना चाहेंगे, सीएम नीतीश कुमार की बैठक है, जल जीवन हरियाली को लेकर यह बैठक बुलाई है, कितने बजे बैठक होगी और कहाँ ये बैठक संभावित है? जानकारी वो जानकारी है कि मुख्यमंत्री जो बैठक है वो नेक संवाद में होगी, मुख्यमंत्री आवास के अंदर। और वहाँ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के साथ साथ जल जीवन हरियाली के विभाग से जुड़े सभी विभाग के बड़े अधिकारी, मुख्य सचिव रहेंगे, डेवलपमेंट सेक्रेटरी रहेंगे, वन पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी रहेंगे, साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के सेक्रेटरी रहेंगे, ग्रामीण विकास विभाग के सेक्रेटरी, तो सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। और जल जीवन हरियाली को लेकर के अभी तक क्या काम हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री का पता है आपको साहिबा, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। इसको लेकर के मुख्यमंत्री आज समीक्षा करेंगे। और संभावना इस बात की है साहिबा कि आज की मीटिंग में बहुत ही मिराकल डिसीजन लिए जाएंगे मुख्यमंत्री के द्वारा और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। तो जल जीवन हरियाली के लिए लेकर आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। इसी मीटिंग के कारण तारकिशोर प्रसाद ने आज का अपना जनता दरबार भी कैंसिल कर दिया है और फिलहाल 11 बजे के बाद ये मीटिंग शुरू होने की संभावना है। नेक्स्ट संभाग में होगी। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसमें मुख्यमंत्री पूरी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और आज की मीटिंग में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए जाने की संभावना है। साहिबा, मरगूब, जिस प्रकार से सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन में दिख रहे हैं, अब बात करें हम 1 जनवरी की, जहां पर नए साल का आगाज हुआ, इसके बाद ही सीएम नीतीश कुमार ने कई कार्यों का समीक्षा और जायजा लिया और साथ ही अब जल जीवन हरियाली की बारी, जब इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार बैठक करेंगे, तो क्या जल जीवन हरियाली को लेकर भी कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं? लेकिन आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि 1 जनवरी को नया साल में सभी लोग उपलक्ष्य में नया साल मना रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री 11 बजे दिन में पहुंचे वहां और कई विभाग की उन्होंने समीक्षा बैठक की और हमसे बातचीत उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा काम है, सेवा है, हम आज इससे हमने शुरुआत कर दिया है, समीक्षा बैठक कर रहे हैं, हम सर्वे करा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का जो प्रोजेक्ट है ड्रीम, उस प्रोजेक्ट पर मुख्यमंत्री कोई समझौता करना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है जल जीवन हरियाली। उनका कहना है कि जीवन जिंदगी अगर बचानी है तो जल जीवन हरियाली को लाना पड़ेगा और इसी महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के बैठक है। उन्होंने 1 जनवरी को बैठक करके संदेश भी दे दिया सभी मंत्रियों को, सभी अधिकारियों को कि आप काम कीजिए, काम जब मैं काम कर रहा हूं तो आपको भी काम करना पड़ेगा। तो कहीं नई सरकार, जो चौथी बार सरकार बनी है, इसके बाद नीतीश कुमार बिल्कुल बहुत ही कह सकते हैं कि संजीदा तरीके से और खास करके मीडिया से लगातार इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो फिलहाल देखना होगा कि आज के बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मरगूब आलम। तो आपको सीएम नीतीश कुमार की बैठक और जल जीवन हरियाली को लेकर ये बैठक होगी। बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार का जल जीवन हरियाली ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको लेकर कई अहम निर्णय लेने की संभावना जताई जा रही है। तो आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी को बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोलने की तारीख है। आपको बता दें कि सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान आज खोले जाएंगे और साथ ही बता दें कि 9 महीने के बाद स्कूल और जो कॉलेज हैं और साथ ही शिक्षण संस्थान हैं वो आज से खुलने जा रहे हैं। और साथ ही जो नियम है, जो कोरोना को लेकर जो नियम है उसका पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर जब तक अभिभावक आपके परमिशन नहीं देते तब तक आप स्कूल और कॉलेज और शिक्षण संस्थान नहीं जा सकते। ये भी अहम नियम जो है वो बताए गए हैं। साथ ही बता दें कि कई गाइडलाइंस है जिसको आपको पालन करना होगा, इसके बाद ही आप स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं और शिक्षण संस्थान जा सकते हैं। तो हम एक बार रुक करेंगे संवाददाता गौतम का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। गौतम, जानना चाहेंगे, आज से बिहार में स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खोलेंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? जब से आज स्कूल खोलेंगे तो क्या कुछ नियम होंगे जो बच्चों को पालन करने होंगे? जी देखिए, राज्य सरकार की तरफ से 9 महीनों के बाद यानी 296 दिनों के बाद स्कूल खोलने की अनुमति दी गई है। 14 मार्च 2019 को कोरोना संक्रमण को देखते हुए आदेश जारी कर दिया गया था कि स्कूलें बंद हो जाएंगी और जो भी शिक्षण कार्य होंगे वो ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से इतने दिनों तक चले।
मगर सरकारी स्कूल, राज्य के उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्कूल जो 8,000 की संख्या में है राज्य में, वहां पर पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों के पास ऑनलाइन एजुकेशन लेने की व्यवस्था नहीं थी, चाहे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हो या उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, उनको इंतजार था कि स्कूल खुलेंगे तो स्कूल में फिर से जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे स्कूली बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़कर बहुत अच्छे स्तर तक गए हैं, मगर वैसे बच्चों को 9 महीने तक पठन पाठन कार्य जो स्कूल की तरफ से व्यवस्था होती है वहां से वो वंचित रहे थे। निजी कोचिंग और जो कहा जा सकता है कि घर की ट्यूशन, उसमें उन्होंने जरूर कुछ लाभ उठाया हो, मगर स्कूल से जो सामूहिक रूप से जो एक शिक्षा मिलती है बच्चों को, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नहीं मिल पा रही थी। प्राइवेट स्कूल में इस तरह की फैसिलिटी थी कि ऑनलाइन एजुकेशन से वो अपने आप को जोड़ सकते थे, क्लासेस हो रहे थे और जो कहा जाता था कि पढ़ाई चल रही थी, मगर सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलने के कारण उन्हें काफी परेशानी हुई थी। जो आज स्कूल खोले गए हैं 10वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के, पटना के मिलर स्कूल में हम यहाँ पर, और यहाँ पर इंटरमीडिएट स्कूल है, और यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि जो कार्य शुरू किया गया है पठन पाठन का, उसमें जो राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है 50% बच्चों के साथ ही जो है स्कूल का परिचालन करने की अनुमति दी गई है। पहला दिन है, आज के दिन जो शिक्षण कार्य जो होना है उसमें जो संख्या बच्चों की होनी चाहिए वो उतनी ज्यादा नहीं दिख रही है। हम लोग सुबह से यहाँ पर हैं, 11 बजे से स्कूल परिचालित होगा। स्कूल के जो शिक्षक हैं या जो लोग हैं उनसे हम पहले आप ही से कुछ जान लेते हैं। आप गेट पर खड़े हैं, जो बच्चे पहुंचेंगे किस तरह से उन्हें आने की अनुमति देना है, क्या कुछ आप लोग जानकारी देंगे उन्हें? उन्हें सबसे पहले तो सैनिटाइजेशन करना है, उनको दिया लगा हुआ रहता है, हम बच्चे आते हैं तो इसके बाद उसे मास्क पहनाया जाता है। मास्क आप लोग को भी देने की अनुमति सरकार ने दिया है कि जीविका के माध्यम से 76 लाख के करीब मास्क बनाए गए। जिनके पास नहीं है मास्क उनको मास्क दिया जाएगा। 2 मास्क दिया जाएगा बच्चों को देने के। सैनिटाइजर भी आप लोगों को सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया है? विद्यालय की तरफ से किया जाएगा तो प्रचार जानेगी, लेकिन देख रहे हैं कि दिया जा रहा है। चलिए बच्चों की तरफ से देखिए, एक बच्चा, आप एक मिनट, क्या आप स्कूल में आए हैं? हाँ। किस क्लास में आप पढ़ते हो? 10th में। क्या 9 महीने बाद आपको स्कूल आने की अनुमति? ऑनलाइन क्लास से कभी आप लोग को फायदा मिल पाया? कोई क्या जुड़े हैं ऑनलाइन से? नहीं। क्यों नहीं जुड़ पाए ऑनलाइन? मतलब कि सबके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं हो सकता है, मतलब कि बिहार में उतना मतलब लैपटॉप और कंप्यूटर सभी के पास नहीं है, इसलिए नहीं जुड़े। आपके पास नहीं थे जिस कारण से आप नहीं जुड़ पाए, तो कैसे फिर पढ़ाई कर पाते थे आप 9 महीने तक? 9 महीने में 3-4 महीने तो ऐसे ही सब चीज, कोचिंग और ट्यूशन सब बंद रहा। इधर 4-5 महीना कुछ खुला था तो पढ़ाई की। काफी लॉस हुआ। हाँ। सिलेबस पीछे हो गया, बहुत ज्यादा पीछे हो गया। तो एग्जाम जो होने वाला है उसको लेकर आप लोग की तैयारी असर पड़ गया है? हाँ, तैयारी में बहुत असर पड़ा लॉकडाउन के चलते। चलिए, आज से एक स्कूल खुला है, आप लोग को क्या कुछ जानकारी दी गई, कैसे स्कूल में पहुंचेंगे, क्या कुछ गाइडलाइन फॉलो करना है? हम लोग को दिया गया कि मास्क और सैनिटाइजर लगा के सब आएगा, और 50% बच्चा ही आएगा, आधा ही बच्चा एक दिन में आएगा। आपकी क्लास, आप जब यहाँ पहुंचे तो आपके दोस्त और आपके जो भी अन्य क्लास सहपाठी हैं वो सब मौजूद है यहाँ पर? सभी नहीं, सभी तो नहीं है, मतलब कुछ बच्चा, इसमें से मेरे क्लास का 1-2% बच्चा ही आया है। 1-2% ही? हाँ। क्लास शुरू हो गई आपकी? अब नहीं हुई। कितने बजे से शुरू होनी है? 11-11:15। मैडम पहुंची हुई है? हाँ, मैडम चलिए पहुंची हुई। मैडम, शिक्षिकाएं और जो शिक्षक है वो पहुंची हुए हैं, बहुत सारे शिक्षिकाएं वहां पे बैठी हुई हैं, उनसे भी हम कुछ जानेंगे कि जो आज से पठन पाठन कार्य शुरू किया गया है उसको लेकर किस तरह से अपने को आपको प्रिपेयर करके उन्होंने रखा है, और जो बच्चे जो पहुंचेंगे, क्योंकि 9 महीने के बाद स्कूल में पहुंच रहे हैं। मैडम, आपसे एक सवाल है, 9 महीने बाद स्कूल खोला गया, आप लोगों ने किस तरह से तैयारी रखी कि कोरोना संक्रमण को ना फैलते हुए शिक्षण कार्य चलाया जाए? हाँ, तो बच्चों के बीच में इसकी दूरी बनाए रखना है, मास्क है, सैनिटाइजर, सारी व्यवस्था का, और गार्जियन से लिखवा के लाना है बच्चों को। अनिवार्य है गार्जियन से? हाँ, वो लिखवाना अनिवार्य है। जब बच्चे लेकर आएंगे उसके बाद हम लोग का सही तरीके से क्लास चलेगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जो गरीब है, मास्क उनके पास अगर नहीं है, तो आप लोग हमारे स्कूल से अवेलेबल कराया जा रहा है। हमारे स्कूल से हेडमास्टर हमारे मंगा के रखे हुए हैं। सैनिटाइजर को लेके भी क्या आप लोगों की तरफ से व्यवस्था की? हाँ, सैनिटाइजर पूरी तरह से छिड़काव, रूम में भी छिड़काव है, हाथ में के लिए भी है, सारे व्यवस्था दिया गया, मास्क भी है, सारे बच्चे का, इस सब सारा इंतजाम किया। 9वीं और 10 से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। मैडम, रिसेशन होता था, प्ले टाइम होता था,
तमाम चीजों को लेकर प्रार्थना होती थी, उन सब चीजों को लेकर आप हाँ। क्या कुछ अभी होगा तो धीरे धीरे, आज तो व्यवस्था क्या क्या मीटिंग होगा इसके लिए। स्कूल की तरफ से जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है कि इन सब में भीड़ इकट्ठा होती है तो नहीं करने के लिए, हाँ, तो वो नहीं होगा। गाइडलाइन जैसे सरकार के हम लोग के है उस तरह से हम लोग गाइडलाइन का फॉलो करेंगे और उस तरह से हम लोग क्लास का अरेंज करेंगे। चलिए देखिए, जो गाइडलाइन जारी किया गया उस गाइडलाइन के अनुसार ही काम किया जाएगा। चलते हैं क्लास में, क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी है और जो मैडम है, बहुत सारे क्लास में बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं, 50% बोला गया है, मगर पहला दिन है आज। अपने बच्चों को अभिभावक पहले दिन के शायद नहीं भेजना चाहते हैं, तो उस इंतजार में भी बहुत सारे बच्चे आज घर पर ही हैं, मगर स्कूल के पठन पाठन का कार्य जो है शुरू हो चुका है। मैडम, भीड़ कैसे दिख रही है? आज फर्स्ट डे है, बच्चे कितने संख्या पहुंच रहे हैं? देखिए 11 12 में तो बच्चे लिमिट आए हैं, लेकिन 9th के बच्चे लग रहे हैं कि ज्यादा आए हैं। ज्यादा है। हाँ, कुछ ज्यादा संख्या हो जाएगा 50% से, तो कैसे आप लोग रोक पाएंगे बच्चों को? रोकना नहीं है, अल्टरनेट डे कर लेंगे। Alternate हाँ हाँ, इससे पहले भी डाउट्स क्लास चल रहा था तो अल्टरनेट डे हम लोग बुलाते थे बच्चों को। 50% अभी कैपेसिटी आपकी पहुंच पाई है जो बच्चों की? नहीं, अभी नहीं पहुंची। अभी नहीं पहुंची, क्योंकि देखिए क्लास का समय हमारे यहाँ 11 बजे से है, आज फर्स्ट डे है, तो कुछ पेरेंट्स अलाउ करेंगे तभी तो बच्चे आएंगे। आप लोग इंतजार में हैं? हम लोग इंतजार में हैं और रहेंगे, बच्चे आए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा बच्चों के साथ आके। खाली बैठ के हम लोग जाते थे, पढ़ाएंगे, अच्छा लगेगा। स्कूल 9 महीने बाद खुले हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गरीबी से जुड़े हुए थे। एक सवाल ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, इन बच्चों से उस पढ़ाई से नहीं जुड़ने के कारण कितना इनका सिलेबस पीछे हुआ और कैसे आप लोग फिर उसको टैकल करेंगे? कैसे? एक बात बता दें, 12th का हम लोग ऑनलाइन क्लास व्हाट्सएप ग्रुप बना के बच्चों का साइंस, आर्ट्स का, कॉमर्स का हम लोग लिए हैं। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बच्चों के साथ। 10वीं के बच्चों से हमारी बात हुई, वो नहीं जुड़ पाए, मगर मैट्रिक एग्जाम इंपॉर्टेंस माना जाता है। हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम लोग +2 के टीचर हैं यहाँ। हाँ, तो हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बच्चों के साथ, बच्चों को लेक्चर डाउनलोड करते थे, बच्चे उसको देते थे, फिर डाउट्स क्लास में आके उसका। आपके जो भी स्कूल के बच्चे थे सभी के पास एंड्रॉइड फोन फैसिलिटी थी? नहीं, तो फिर उनके पास फिर कैसे? उनके पास था संभव उतने। हाँ, वो किए। हाँ, चलिए, कमियां थी प्राइवेट स्कूल में, हम लोग ने कोशिश की। देखिए, ऑनलाइन यहाँ भी क्लासेस चलाने की कोशिश की, मगर देखिए सरकारी स्कूल में जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो बच्चे पहुँचते हैं वो कम हो जाता है, जिस कारण से ये फैसिलिटी सभी को नहीं मिल पाया। एक कक्षा और चल रही है, 10वीं की ये कक्षा है, यहाँ भी जो है बच्चे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो संख्या बच्चों की है थोड़ी सी अधिक है, ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं एंट्री करना है। हम आपको फिर दूसरे कक्षा में भी हम दिखाएंगे। चलते हैं, बगल की एक कक्षा है वहाँ भी। चलिए, कुछ लड़कियां भी। एक मिनट बाबू, एक मिनट, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास। 11th में। आज पहली बार आप स्कूल पहुंच रहे हैं? हाँ, पहली बार है। बहुत दिनों से स्कूल बंद रहा, तो पढ़ाई पर कितना असर पड़ा या कैसे फिर पढ़ पाते थे? ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, हम लोग तुम लोग करते थे, बस कुछ समझ में नहीं आता था, तो आज खुला है, तुम लोग आए। स्कूल में सामने बैठकर पढ़ने में और ऑनलाइन पढ़ाई करने में कुछ दिक्कतें होती थी समझ में आने में, या डाउट्स को क्लियर कराने में? जो टीचर्स यहाँ पे सामने करा देते थे, ऑनलाइन में दिक्कत होती थी समझने में? होता था, पर थोड़ा थोड़ा होता है और समझ में भी आता था। समझ में आता था। हाँ। कुछ आप लोग बताओगे? आप चलो, ये बच्चियाँ आई हुई हैं, ये क्लास को ज्वाइन करने के लिए स्कूल खुलने के बाद खुशी है। मैडम, एक क्लास में मात्र 2 बच्चे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बच्चे के साथ ही जो है क्लास शुरू कर दिया गया है। मैम, 2 बच्चों के साथ ही आज क्लास करा रही हैं, फर्स्ट डे है। आज जस्ट बेसिक अकाउंटिंग रूल्स पढ़ा रहे हैं, जर्नल एंट्री के, तो ये लोग अभी मतलब कुछ पढ़े हुए हैं कोचिंग में, तो ये लोग समझ जा रहे हैं, पर फिर भी मैं बोली कि कल से और स्टूडेंट्स आएंगे तो फिर से अच्छे से क्लासेस होंगे। 2 बच्चों के साथ आप पढ़ा रही हैं और ज़्यादा बच्चे आएंगे तो फिर कैसे मेंटेन करना है आप लोगों को? कोई बात नहीं है, मतलब फिर तो वो लोग सबको बुक लेके आएंगे, फिर रेगुलर क्लासेस होंगे अच्छे से। ये मान रही हैं आप लोग को कुछ लग रहा है सरकारी स्कूल के बच्चों को कुछ सिलेबस पीछे हो गया? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चले, मगर गवर्नमेंट स्कूल के बहुत सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते थे, फैसिलिटी ऑनलाइन जुड़ने की नहीं होती थी। तो मेन 11th में एडमिशन भी हुआ तो हम लोग को तो मोबाइल नंबर नहीं मालूम था, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस हो जाते हैं। 12th के तो ऑनलाइन क्लासेस हुए थे, तो वो लोग सेंटअप दिए, ये सारा कुछ हुआ। 11th वाले लोग अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये सब ज्वाइन कर लिए, तो ये लोग भी अभी पीछे नहीं है, जस्ट हो जाएगा सारा कुछ अगर रेगुलर क्लासेस आएंगे तो। रेगुलर क्लास आप लोग सिलेबस को भी फास्ट करने के कुछ? हाँ, हो जाएगा। हाँ, हमको लगता है कि मतलब बेसिक है तो इसमें जल्दी हो सकता है अगर रेगुलर क्लासेस ये लोग आए तो। चलिए, रेगुलर क्लास आएंगे तो जरूर कुछ हो सकता है। पढ़ने वाले बच्चे बिहार के होते ये माना जाता है। आप लोग क्या मानते हैं, कितना 9 महीने के पढ़ाई पीछे होने से कितना आप लोग को इफेक्ट पड़ा?
इफेक्ट तो बहुत पड़ा है, लेकिन कोचिंग में पढ़ाया जाता था तो कुछ अभी है। कोचिंग भी तो बंद थे, आप लोगों ने कितने महीने तो कोचिंग हाँ 2-3 महीने कोचिंग भी बंद थे। हाँ इधर आप कोचिंग कर रहे थे? हाँ इधर कर रहे थे। कुछ सिलेबस जो पीछे हुआ उसको कैसे फिर पूरा करने को लेकर तैयारी है? सिलेबस पढ़ने से मतलब सर लोग भी मेहनत कर रहे हैं, फिर हम लोग को भी करना है। होमवर्क डबल ट्रिपल मिलता है तो बनाते हैं। डबल ट्रिपल यानी हाँ। समय जो है हाँ अब बड़े अच्छे नंबर लाना है तो ये ध्यान आपको रखना होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ भी एक है, इनसे भी हम बात कर लेंगे। सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम होने के लिए अब तैयारियां शुरू हो गई है, कैसे फिर इसको टैकल करोगे? सर हम अपने से खुद से मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोचिंग जाते हैं लेकिन अभी दो महीना हुआ है कोचिंग ज्वाइन किए हुए। 2 महीने से? जी सर। चलिए 2 महीने से कोचिंग इन्होंने शुरू किया है, मगर राज्य सरकार की तरफ से फुल फ्लेज जो है कोचिंग चलाने की अनुमति जो है अभी मिली है। उपस्थिति पंजिका है यहाँ पर, जो बच्चे पहुंचे हैं मात्र 2 बच्चे फर्स्ट डे है। उम्मीद की जा रही है कि और भी बच्चे पहुंचेंगे और जो जिस तरह से संख्या अगर बढ़ेगी तो उसमें 50% के साथ ही जो है बच्चों को पढ़ाई करने की अनुमति दी जाएगी। अल्टरनेट ऑड और इवन नंबर जो उनका अटेंडेंस है उसके अनुसार ही जो है वो किया जाएगा। मगर अभी स्कूल इंतजार कर रहा है बच्चों के पहुंचने का, बच्चे अभी पहुंच नहीं पा रहे। गौतम, हम चाहेंगे आपके पीछे जो कुछ शिक्षिकाएं बैठी हैं उनसे जरा जाने कि किस तरीके से आज पहला दिन है स्कूल का, क्या बच्चों में वो उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि 9 महीने बाद वो स्कूल पहुंच रहे हैं, उनके सिलेबस तो पीछे है ही, लेकिन क्या वो उत्साह जो एक बार फिर से स्कूल आने का है वो देखने को मिल रहा है या फिर कोई डर है अंदर में? मैडम आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा। जो बच्चे पहुँच रहे हैं 9 महीने बाद स्कूल पहुँच रहे हैं, कोरोना का एक बहुत खतरा बढ़ा रहा था, अभी भी कुछ हैं खतरे, टीके निकल चुके हैं, मगर क्या बच्चों में उत्साह है या डर से पहुँच रहे हैं? बच्चे में उत्साह है पढ़ने का, इसलिए कि घर में बच्चे उब गए हैं और उनके गार्जियन भी चाह रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाए, इसलिए यहाँ तो व्यवस्था की जा रही है कि सैनिटाइजर वगैरह का उपयोग करके मास्क दे करके हम बच्चे को पढ़ाएं और हम लोग का भी मन करता है कि बच्चे को पढ़ाएं। चलिए आप भी बच्चों से दूर हो गई थी, जो लगातार इनका पठन पाठन कार्य था, बच्चे दूर हो गए थे, इनके भी दिक्कत हो रही है। मैडम जो बच्चे आज पहुंच रहे हैं 9 महीने बाद पहुंचे, एक डर तो जरूर होगा कोरोना को लेकर, उसको लेकर उनको मोटिवेट आप लोग कैसे कर रहे हैं? हम लोग मोटिवेट उनको कर रहे हैं कि तुम लोग डरो नहीं, स्पेस लेके उन लोग को बिठाया जाएगा और हम लोग का सैनिटाइजेशन का डेली हर क्लासरूम में होता है और हैंड सैनिटाइजर का भी हम लोग हर वर्ग में जो क्लास टीचर जाएंगे, ये ऐसा निर्देश दिए हैं प्रिंसिपल सर, लेके जाना है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अभी इवैल्यूएशन चल रहा है इसलिए थोड़ा कक्षाओं की समस्या है हम लोग के साथ, लेकिन जब 1 हफ्ता बाद ख़त्म हो जाएगा तो और हम लोग को पूरा स्थान मिलेगा। और दूसरी बात है कि अभी बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, लास्ट जनवरी में 10th का भी प्रैक्टिकल होगा, तो उसके लिए भी बच्चे हैं और हम लोग भी सक्रिय हैं ताकि उनका ये सब हो, तो ये तो समय ऐसे ही बीत जाएगा। जो बच्चे पहुंच रहे हैं वो अपने दोस्तों से भी संपर्क करेंगे, तो बेहतर माहौल बनाने के लिए आप लोगों ने क्या कुछ तैयारी करके रखा है कि बच्चे दूसरे को भी बताएं कि स्कूल आइए, आप स्कूल में बेहतर माहौल? हाँ, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि जो तुम्हारे मित्र हैं उनको इन्फॉर्म करो और बोलो कि क्लासेस शुरू हो गए हैं, और काफ़ी उत्साह है बच्चों में, यहाँ देखते हैं काफ़ी उत्साह है कि हम स्कूल जाएं। मास्क जो लेके नहीं आ रहे हैं उन लोगों को मास्क? हाँ बिल्कुल, यहाँ सारी व्यवस्था है। इस विद्यालय में बराबर एग्जाम्स वगैरह भी होते रहते हैं, इसलिए ऐसे ही, ऐसा नहीं कि पहली बार खुल रहा है बहुत दिन बाद, यहाँ तो कल भी एग्जाम था, हर वीक में एग्जाम रहता है, तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन, सफाई, वॉशरूम वगैरह काफ़ी साफ सुथरा यहाँ रहता है, कोई तरह की परेशानी नहीं है। चलिए सही बात, जो आपने सवाल किया था उनका जवाब जो है मैडम यहाँ पे दे रही थी कि जो बच्चे पहुँचेंगे उन्हें इस विश्वास के साथ उन्हें घर भेजा जा रहा है, वो अपने दोस्तों से भी मिले और बात करें और बताएं कि स्कूलों में जो व्यवस्थाएं हैं वो सुरक्षित है और सुरक्षित माहौल में वो आएंगे तो पढ़ेंगे, तो उनका क्लास भी आगे जो है वो सुचारू हो गया, शिक्षण कार्य भी जो है 9 महीने से ठप था वो शुरू हो चुका है और सुरक्षित तरीके से तमाम चीज़ों को संचालित किया जा रहा है। जी बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बिहार में आज से स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं और कोरोना गाइडलाइंस के पालन करते हुए जो बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं और साथ ही एक दिन में 50% ही बच्चे पहुंचेंगे और उसके बाद ऑड एंड इवन की तरह, यानी कि एक दिन में 50% और अगले दिन 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचेंगे और शिक्षिका और शिक्षक मौजूद हैं उन्हें पढ़ाने के लिए। फिलहाल सिलेबस पीछे चल रहा है लेकिन कोशिश यही रहेगी उन लोगों की कि वो जल्द से जल्द सिलेबस को पूरा करें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की बात करेंगे। बिहार सिपाही परीक्षा के लिखित परीक्षा में मामला सामने आया है जहां पर 16
फर्जी जो अभ्यर्थी हैं वो पकड़े गए हैं। आपको बता दें बिहार सिपाही के लिखित परीक्षा में पत्रकार नगर में 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा देने के दौरान फोटो और थंब इम्प्रेशन नहीं मिलने से सभी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद सभी को गिरफ्तार किया गया। इन सभी ने स्वीकार किया कि दूसरे के स्थान पर ये सभी परीक्षा दे रहे थे और लाखों में पैसे लेकर परीक्षा पास कराने का ठेका लिया था। फिलहाल पत्रकार नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है और पत्रकार नगर थाने का क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बिहार सिपाही का लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां पर पत्रकार नगर से 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यह सभी दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे और परीक्षा देने के दौरान फोटो और थंब इम्प्रेशन नहीं मिलने से सभी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद सभी को गिरफ्तार किया गया और इन सभी ने स्वीकार किया कि दूसरे के स्थान पर ये सभी परीक्षा दे रहे थे और लाखों में पैसा लेकर परीक्षा पास कराने का ठेका भी लिया था। और फिलहाल पत्रकार नगर थाने में मामला दर्ज किया गया और पत्रकार नगर थाने क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मरगूब आलम। मरगूब, पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार सिपाही के लिखित परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। देखिए साहिबा, लगातार बिहार पुलिस की जो परीक्षाएं ली जा रही हैं उसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कल बिहार पुलिस का जो चालक के लिए जो मुख्य परीक्षा था, उस मुख्य परीक्षा में दूसरे के स्थान पर ये सभी लोग बैठे थे। इसमें कई स्कॉलर हैं, इसमें कई इंजीनियर के छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, कई MBA के छात्र हैं और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। लेकिन जांच के दौरान इन सभी की गिरफ्तारी हो गई। इन लोगों का फोटो नहीं मिल पाया, इन लोगों का थंब इम्प्रेशन नहीं मिला। लेकिन सवाल है कि किस तरीके से इन लोगों ने सेंटर को मैनेज किया और आखिर इतने बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है। फिलहाल सभी 16 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, FIR हो गया है। आज सभी को जेल में ले जाने की कार्रवाई की जा रही है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके स्थान पर जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ भी FIR पुलिस करेगी और उनकी भी गिरफ्तारी होगी। माने दोनों लोग गिरफ्तार होंगे, एक तो इनकी गिरफ्तारी होगी और दूसरा जिन लोगों के खिलाफ कह सकते हैं, जिन लोगों के स्थान पर जो लोग बैठे थे उनकी भी गिरफ्तारी का आदेश हुआ था। फिलहाल कहा जा सकता है कि कल 16 लोगों की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। बिहार सिपाही परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया और इस फर्जीवाड़े में 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खबर पटना से, जहां पर पटना हाईकोर्ट में 9 महीने बाद फिजिकल सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था और स्कूल कॉलेज के बाद अब हाईकोर्ट में भी फिजिकल सुनवाई आज से शुरू होगी। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संपादक संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आज से पटना हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या कुछ गाइडलाइंस होंगे? देखिए, कोरोना के बाद लगभग 9 महीने बाद हाईकोर्ट में फिजिकल कोर्ट की शुरुआत हुई है और इसमें खास तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं कि सप्ताह में 4 दिन क्रिमिनल केस की सुनवाई होगी और 1 दिन सिविल की सुनवाई होगी। हर कोर्ट में 23 से 24 मामलों को लिस्टिंग किया गया है और इसमें जो पहले पब्लिक का इंट्रेंस था वो इंट्रेंस नहीं होगा और ऐसे वकील सिर्फ इसमें शामिल होंगे जो मुकदमे की पैरवी करेंगे जी। 2 ही वकील। और केस में ये भी व्यवस्था रखा गया है कि एक कोर्ट में जिस समय सुनवाई होगी उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स लेके जो कर्मचारी होते हैं या फिर जो वकील होते हैं वही मौजूद रहेंगे। बाकी कोर्ट में फिलहाल वकील के प्रवेश पर उसी तरीके से रोक लगी हुई है और ये ट्रायल के तौर पे 15 तारीख तक ये ट्रायल के तौर पर ये लोग देख रहे हैं और अगर स्थिति सब कुछ ठीक रहा तो फिर आगे आने वाले समय में इस फिजिकल कोर्ट के जो निर्देश जारी किए गए हैं उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के संतोष जी। तो आपको बता दें कि 9 महीने बाद पटना हाईकोर्ट खुलने जा रहे हैं और इसमें फिजिकल सुनवाई आज से शुरू हो जाएगी। तो खबर सिमडेगा से, जहां पर अर्जुन मुंडा का दौरा है। आपको बता दें कि सिमडेगा में अर्जुन मुंडा का दौरा है और कई कार्यक्रम हैं उनके। बता दें आपको कि कई चीजों का निरीक्षण करेंगे केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा का दौरा सिमडेगा का। और बता दें आपको कि विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण और आम जनता से रूबरू होंगे।
तो सिमडेगा से खबर जहां पर केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा का दौरा, और आपको बता दें कि विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण और आम जनता से रूबरू होंगे अर्जुन मुंडा। खबर जमशेदपुर से, जहां पर जमशेदपुर के बिष्टपुर से मामला सामने आया है। आपको बता दें जमशेदपुर में गला रेतकर महिला की हत्या की गई है। तो जमशेदपुर से खबर जहां पर महिला की गला रेतकर हत्या की गई और अपराधियों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से महिला की हत्या की। तो बिष्टपुर थाना अंतर्गत हरिजन बस्ती का मामला बताया जा रहा है। तो जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता मनोज। जमशेदपुर से खबर जहां पर एक महिला की गला रेतकर हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला? जिस महिला की हत्या हुई है इसके पति शराब माफिया थे और शराब के कारण ही आज 2 वर्ष पहले उसकी भी हत्या हो गई थी। उसके बाद ये जो कारोबार था ये महिला खुद संभाल रही थी। हालांकि महिला अपने घर में अकेले रह रही थी, लेकिन अहले सुबह जब इसके जो सौतेला बेटा है वो जब घर में पहुंचा तो देखा कि घर अंदर से बंद है और उसके बाद जो वेंटिलेटर है जहाँ पे एसी लगता है, एसी नहीं लगा हुआ था, उस रास्ते से जब वो अंदर प्रवेश किया तो देखा कि इसका गला कटा हुआ है और रजाई से तोपा हुआ है। उसके बाद इसने पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में कर लिया है। तो ये हत्या जो है वो निशंस हत्या है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और पुलिस ये समझ रही है कि ये जो वर्चस्व की लड़ाई चल रहा था शराब को लेकर, इस मामले को पुलिस जोड़ कर देख रही है कि उसमें ही इसकी हत्या की गई है। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको जमशेदपुर में गला रेतकर महिला की हत्या की गई और बता दें आपको कि जमशेदपुर के बिष्टपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। खबर बिहार की, बता दें आपको कि मौसम का मिजाज बिहार में बदलने वाला है और बूंदाबांदी के साथ ठंड बढ़ने वाली है। 13 जिलों में बूंदाबांदी के साथ ठंड बढ़ने के आसार हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक 13 जिलों में 24 घंटे के अंदर बूंदाबांदी के साथ ठंड बढ़ने के जो आसार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आलोक जुड़ चुके हैं। आलोक, जानना चाहेंगे बिहार के 13 जिलों में बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंड बढ़ने के आसार जता रहे हैं मौसम विभाग, क्या कुछ कहना है? देखिए, कल देर शाम जिस तरह से मौसम विभाग ने विज्ञप्ति जारी करके बताया कि जो बिहार का लगभग 13 जिला है जहाँ पर पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज इस इलाकों में बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिससे वहाँ के जो मौसम है वो थोड़ा सा शुष्क होगा, जिसके कारण ठंड बढ़ेगी। और फिलहाल और अदर जिला की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह सुबह में मौसम सुहाना बना रहेगा और धूप खिलेंगी, और तो ज्यादा ये कहा जा सकता है कि पूरे बिहार में ठंड का प्रकोप नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ जहाँ हल्की बारिश होगी वहाँ मौसम में शुष्क के कारण ठंड बढ़ेगी। जानकारी के लिए आलोक। तो बता दें आपको कि बिहार में ठंड बढ़ने के आसार हैं और हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंड भी बढ़ने के आसार हैं। तो सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम वैज्ञानिकों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं। जितना इनोवेशन क्रिटिकल है उतना ही महत्वपूर्ण है इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। ये कैसे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा कैसे हो, ये भी आज हमारे युवाओं को सिखाना है। हमें ये याद रखना है कि हमारे जितने पेटेंट्स होंगे उनकी यूटिलिटी हमारे इन पेटेंट्स की होगी। हमारी रिसर्च जितने सेक्टर्स में लीड करेगी उतनी ही आपकी पहचान मजबूत होगी, उतना ही ब्रांड इंडिया मजबूत होगा। हम सबको कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन के मंत्र में ऊर्जा लेकर कर्म में जुटे रहना है। और शायद इस मंत्र को जीवन में अगर किसी ने उतारा है
तो मुझे हमेशा लगता है साइंटिस्टों ने उतारा हुआ है। उनका यही मन रहता है, वो लेबोरेटरी में एक ऋषि की तरह तपस्या करते रहते हैं और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल मिले या न मिले वो लगा रहता है। आप सिर्फ भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी के एक कर्मयोगी नहीं है, बल्कि आप 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की आशा और अपेक्षाओं की पूर्ति के भी साधक हैं। आप सफल होते रहें, इसी कामना के साथ आपको नए साल की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।